दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। इस बार के लोकसभा चुनाव में दलित समाज की सबसे बड़ी पार्टी, बल्कि यूं कहा जाए बहुजन समाज की अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी जो मानती थी, बहुजन समाज पार्टी, वो एक सीट नहीं जीत सकी। एक भी सीट लोकसभा में वह बिल्कुल शून्य है। लेकिन दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से की नगीना सीट से न केवल चुनाव जीत गए, बल्कि सभी मेन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, यानी सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी हो चाहे इंडिया ब्लॉक हो, इन सभी पार्टियों से उलझते हुए चुनाव जीत गए। और न केवल वो बहुजन समाज पार्टी को हराए, बल्कि बीजेपी को भी हराए, और वहां पर समाजवादी पार्टी ने जो इंडिया ब्लॉक से उम्मीदवार दिया था उसको भी हरा दिया। तो ये तो एक बड़ी जंग है, बड़ी जीत है उनकी। लेकिन अब एक दूसरी जंग उनके सामने है कि उनके बहुत सारे जो शुभचिंतक हैं वो ये मानकर चल रहे हैं कि निकट भविष्य में वो मायावती जी को और उनकी बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश, कम से कम पश्चिम उत्तर प्रदेश और सेंट्रल उत्तर प्रदेश में वह रिप्लेस कर देंगे। यानी बहुजन समाज पार्टी की जगह उनकी आजाद समाज पार्टी को और मायावती जी की तरह की जगह चंद्रशेखर आजाद को दलित समाज का बड़ा हिस्सा, बहुजन समाज का बड़ा हिस्सा अपने नेता के तौर पे देखने लगेगा। तो क्या ये वाकई यह एसेस करना क्या आसान है कि चंद्रशेखर आजाद सचमुच मायावती जी के विकल्प बनकर उभरेंगे, वो मायावती जी को रिप्लेस कर देंगे? क्योंकि मायावती जी जिस समाज की बात करती हैं, उस समाज के हक के लिए, उसके इंटरेस्ट के लिए उन्होंने लड़ना बंद कर दिया है, आवाज उठाना बंद कर दिया है। संविधान का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था इस चुनाव में कि अगर बहुजन समाज पार्टी को यह शो करना था कि अगर वो वाकई संविधान के पक्ष में है तो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ी हो, क्योंकि संविधान को सबसे बड़ा खतरा पूरा देश समझ रहा था, खासकर जो बीजेपी के विरुद्ध है जो समाज, वो समझ रहा था कि अगर प्रचंड बहुमत से 400 पार अगर ये पार्टी कर गई तो संविधान खतरे में है। लेकिन 400 पार क्या, उसको 272 भी नहीं पहुंचने दिया जनता ने, 240 पर लाकर छोड़ दिया। बहुमत भी नहीं मिला, दूसरी पार्टियों के बल पर बहुमत से सरकार बनाई किसी तरह जुगाड़ करके। लेकिन इस लड़ाई में मायावती जी ने साथ नहीं दिया जनता का, बहुजन समाज का साथ नहीं दिया। यानी संविधान के खतरे की जो बात है, जो बड़ा चैलेंज था, उस लड़ाई में वो पीछे रह गई। लेकिन अगर देखा जाए आजाद समाज पार्टी का चूंकि कोई बड़ा तंत्र नहीं था, वो बड़ा मुद्दा भी नहीं था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद इस प्रश्न को उठाया करते थे, बहुत प्रमुखता से, भले न उठाएं लेकिन उठाते थे। अब सवाल इस बात का है कि क्या बहुजन समाज पार्टी जो शून्य है लोकसभा में, और आजाद समाज पार्टी जिसके एकमात्र नुमाइंदे चंद्रशेखर आजाद जीते हैं, जो उस पार्टी के प्रमुख हैं, क्या उस एजेंडे को, बहुजन समाज के इंटरेस्ट को, बहुजन समाज के हितों की क्या नुमाइंदगी करते हुए वो लोकसभा में दिखेंगे? अब बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने है। अभी तक तो बात बन रही थी कि भाई ठीक है, किसी मुद्दे पर खामोश रह सकते हैं, किसी मुद्दे पर किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं जा सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आप कांग्रेस के साथ भी नहीं है, बीजेपी के साथ भी नहीं है। लेकिन जो हमारी जानकारी है, उनको इंडिया अलायंस के लोग अपनी पार्टी में, अपने अलायंस में, अपने प्लेटफॉर्म में शामिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है ऐसा बताया जाता है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के लिए अब मुश्किलात हैं कि वो इधर रहें या उधर रहें या न्यूट्रल रहें। न्यूट्रल रहने में तो बहुत मुश्किलात हैं। क्यों? क्योंकि ये मैदान नहीं है, ये चुनाव का मैदान नहीं है, ये राजनीति का अखाड़ा नहीं है जो बाहर लड़ा जाता है, ये तो पार्लियामेंट है। और पार्लियामेंट में दोस्तों, सदन में प्रस्ताव आते हैं, संकल्प आते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। अब उसमें जो संकल्प है, कोई प्रस्ताव है, कोई कानून है, कोई एक्ट है, उस पर आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप इधर भी रहें उधर भी रहें, आपको पोजीशन लेनी पड़ेगी कि आप इस कानून के विरोध में खड़े हैं
या इसके पक्ष में खड़े हैं कानून बनाने के लिए जो एक्ट पेश करती है सरकार। इसके अलावा अब तो ये पहला सेशन है जो 24 तारीख से शुरू हो रहा है, 3 जुलाई तक चलेगा, 24 जून से 3 जुलाई। इसमें एक बड़ी परीक्षा हो जाएगी चंद्रशेखर आजाद की कि अगर वो बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती की तरह बीजेपी से डरते नहीं है, बीजेपी का छुप छुप करके एक तरह से इनडायरेक्टली सपोर्ट नहीं करते, अगर वो ये कहते हैं जैसे मायावती जी कहती हैं कि इंडिया ब्लॉक और बीजेपी दोनों बराबर हैं उनके लिए, अगर वो इसी लहजे में चंद्रशेखर आजाद नहीं बोलते हैं बल्कि वो खुलकर समझते हैं कि बीजेपी इस देश के लिए, इस संवैधानिकता के लिए ज्यादा खतरनाक है, तो उनको बोलना पड़ेगा और उनको स्टैंड लेना पड़ेगा कि किसके साथ खड़े हैं। बचाव का कोई रास्ता नहीं है। अब उसमें एक बड़ा मामला यह है कि 26 तारीख को, संभवतः 24, 25, 26, यस 26 तारीख को जो अभी तक शेड्यूल में है, लोकसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा और स्पीकर साहब, यानी लोकसभा अध्यक्ष मतलब स्पीकर, तो स्पीकर साहब का जो चुनाव होगा या साहिबा जो भी बने, इसमें मतदान होगा। मतदान में निर्दलीय या आजाद समाज पार्टी के एकल सदस्य होने के बावजूद चंद्रशेखर आजाद को भी स्टैंड लेना पड़ेगा कि वो किसके साथ हैं। जो हमारी जानकारी है कि अभी तक इंडिया अलायंस यानी मुख्य विपक्षी खेमा जो है भारत का, लोकसभा के उपाध्यक्ष के लिए यह बात साफ कर चुका है कि अगर डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलता है तो आम सहमति से स्पीकर का पद अगर सत्ता पक्ष के नॉमिनी की तरफ जाता है तो उसका वो विरोध नहीं करेगा। यानी सत्ता पक्ष द्वारा प्रस्तावित कोई उम्मीदवार स्पीकर के लिए आता है और उस पर विपक्ष को गंभीर ऐतराज नहीं है तो विपक्ष स्पीकर के लिए कोई उम्मीदवार नहीं देगा। लेकिन अगर डिप्टी स्पीकर का पद भी विपक्ष को आप नहीं देते हैं, यानी सरकार नहीं देती है, सत्ता पक्ष नहीं देता है और यह चाहता है कि स्पीकर भी उन्हीं के मर्जी से हो जाए, तो जमकर विरोध करेगा इंडिया अलायंस और अपना स्पीकर उम्मीदवार भी खड़ा करेगा और डिप्टी स्पीकर उम्मीदवार भी खड़ा कर सकता है। अब ऐसी स्थिति में चंद्रशेखर आजाद तो ये नहीं कर सकते कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो न इधर रहेंगे न उधर रहेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये पर्दाफाश हो जाएगा कि आप वही अपना रहे हैं नीति, आप वही पॉलिसी अपना रहे हैं जो मायावती जी अपना रही थी अब तक कि ना हम इधर हैं ना उधर हैं, हमारे लिए दोनों बराबर हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ी चुनौती है चंद्रशेखर आजाद के लिए और इससे साबित होगा कि चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्या वो ऐसी काबिलियत डेवलप कर चुके हैं कि वो मायावती जी को रिप्लेस कर सके। मायावती जी जो अपने कारणों से, अपने फैसलों से, अपने कदमों से डिस्क्रेडिट हुई हैं बहुजन समाज में, दलित समाज में भी, तो उनके रिप्लेसमेंट के लिए क्या चंद्रशेखर आजाद को जो बहुजन समाज है, खास तौर पे जो दलित समाज है, क्या वो उनको एक्सेप्ट करने को तैयार है कि नहीं साहब, बीएसपी ने जो ब्लंडर्स किए हैं वो चंद्रशेखर आजाद में नहीं दिखाई दे रही है ब्लंडर, तो हम इसलिए इनके साथ हो जाएंगे। तो अगर चंद्रशेखर आजाद के लिए ये अगर देखा जाए रास्ता तो बहुत आसान नहीं है, उनको स्टैंड लेना ही पड़ेगा, उनको स्पीकर के मुद्दे पर स्टैंड लेना पड़ेगा, उनको राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव जो माननीय प्रधानमंत्री या जो भी पेश करे उस पर जो भाषण चलेगा और उसका जो जवाब दिया जाएगा उस पर भी स्टैंड लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि पहले ही सेशन में चंद्रशेखर आजाद की एक तरह से छोटी सी परीक्षा हो जाएगी। मैं पूरा तो नहीं कहूंगा कि फुल फ्लेजेड, लेकिन जाहिर है छमाही परीक्षा हो जाएगी या तिमाही परीक्षा कह सकते हैं। उससे एक संकेत मिल जाएगा लोगों को कि चंद्रशेखर आजाद की पॉलिटिक्स क्या है। जैसे एक बड़ा पुराना मुहावरा है जो हिंदी के यशस्वी कवि मुक्तिबोध ने अपने एक लेख में उसके शीर्षक में डाला था, वो ये कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। तो चंद्रशेखर आजाद के लिए भी ये सवाल
लाजमी होगा इस सेशन में कि पार्टनर अब तो कुछ नहीं, अब तो पता चल ही जाएगा पार्टनर कि तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। और इस पॉलिटिक्स क्या है बताने में अगर समर्थ रहे चंद्रशेखर आजाद, तो निस्संदेह मायावती जी जो डिस्क्रेडिट हुई हैं, जिनको खारिज किया है लोगों ने, उन जमातों में, उन संगठनों में, उन संस्थाओं में, उन समूहों में, बहुजन समाज के, खासकर दलित समाज के, उसमें चंद्रशेखर आजाद एक चमकते हुए सितारे के तौर पे उभर सकेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों, लोकसभा के पहले सेशन, जो ये 18वीं लोकसभा चुनी गई है, इसके पहले सेशन में बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे, लेकिन दलित राजनीति से जुड़ा हुआ यह जो पहलू है वह भी काफी महत्वपूर्ण होगा, खासकर उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के लिए। क्यों? क्योंकि कुछ ही समय के बाद उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होंगे, और उत्तर प्रदेश का चुनाव जो 2027 का है, उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। कौन जाने चुनाव थोड़ा पहले हो जाए, कोई नहीं जानता। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि पहला लोकसभा का 18वीं लोकसभा का पहला सत्र दलित राजनीति के हिसाब से भी काफी महत्वपूर्ण है। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।